हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 35 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 35वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 35वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 35वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 363 का संबंध 54 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 363 से यहाँ पर 54 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 482 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। उससे पहले इन सभी को यहाँ से एक बार हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पता करेंगे कि 363 से यहाँ पर 54 कैसे बना है। तो 363 से यहाँ पर 54 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 363 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 363 की सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए 3 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 6 तिये 18 और 18 का 3 के साथ में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 18 तिये 54। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 54 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 482 के अंदर और 482 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, 482 की भी सभी संख्याओं को हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 482 की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी। तो सबसे पहले 4 और 8 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32, 32 को 2 के साथ में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 32 दुआ के 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 64 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ भाग है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि P का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम P के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में आगे बोला गया है कि R का अर्थ है घटाना, यानी कि R के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि S का अर्थ है जोड़, तो S के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि Q का अर्थ है भाग, तो Q के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण, कैसे देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5, उसके बाद में P का अर्थ है गुणा, उसके बाद में 6, फिर क्या है S का अर्थ है जोड़, उसके आगे क्या है मेरे भाई, आगे क्या है 18, यहाँ पर हम लिख देंगे 18 के आगे है Q का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में क्या है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 के बाद में क्या है R का अर्थ है माइनस, उसके आगे क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करते हैं भाग को। तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए समीकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 18 में, तो 2 का भाग 18 में देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 9 दूना के 18। भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 गुणा में है, तो 5 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजा के 30, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 7, यहाँ पर कर देंगे -7। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, जो प्लस का है उसको जोड़ लेंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 30 प्लस का है, 9 प्लस का है, तो 30 और 9 मिलकर बन जाएगा 39 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस का है 7, तो यहाँ पर हम 39 में से क्या कर देंगे, -7 कर देंगे। तो 39 में से -7 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 32 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 32 है। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 39 से यहाँ पर 117 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 39 से यहाँ पर 117 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 45 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 39 से यहाँ पर 117 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 39 का 3 के साथ में गुणा किया गया है। यदि हम 39 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 117। और ध्यान से देखिए 117 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 45 के अंदर है और इस 45 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 39 की तरह ही इस 45 का भी हम क्या कर देंगे 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 45 तिये 135, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 135। अब हमें देखना है कि संख्या 135 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 135 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस टाइप के प्रश्न को आपको बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे किसके अंदर है, रो के अंदर। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए रो के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को रो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहली रो के अंदर यहाँ पर संख्या 28 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 28 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 4 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और मेरे भाई इस 2 का गुणा किया गया है इस 14 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 14 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दुआ के 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी रो के अंदर यहाँ पर 63 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 6 को हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और इस 3 का हम गुणा कर देंगे किसके साथ में, इस 21 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 3 का गुणा 21 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 ये 63। और ध्यान से देखिए 63 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 8 को क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई यानी
यानी कि गुणा कर देंगे इससे 45 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 45 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 45 चौका हो जाएगा 180, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 180। अब हमें देखना है कि संख्या 180 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 180 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर है ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से आर आर बी का संबंध है टी टी डी के साथ में, उसी प्रकार से ए डी का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर दिया गया है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। उसके बाद में फिर से दिया गया है आर, तो आर आता है 18 नंबर पर है। उसके बाद में बी, बी आता है 2 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए आगे भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं तो इनका भी हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो पहला लेटर है टी, टी आता है 20 नंबर पर, यहाँ पर हम लिखेंगे 20। उसके बाद में क्या है मेरे भाई टी, तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे 20, ठीक है। फिर क्या है मेरे भाई डी, डी आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो ध्यान से देखिए आर आता है 18 नंबर पर, आर से यहाँ पर लिखा गया है टी, यानी कि 18 से लिखा गया है 20, तो 18 से 20 बन जाएगा कैसे, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। इसी प्रकार से भी यहाँ पर भी देखिए 18 से लिखा गया है 20, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो हो जाएगा 20। फिर देखिए मेरे भाई 20 से यहाँ पर लिखा गया है डी, यानी कि 2 से लिखा गया है 4, तो यहाँ पर 2 से 4 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +2 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए ए आता है 1 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद में फिर से ए है तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से 1। उसके बाद में डी, डी आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब सभी के अंदर क्या करेंगे +2 करेंगे। तो देखिए ए आता है 1 नंबर पर, 1 के अंदर +2 करेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। और 3 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है सी, तो यहाँ पर हम भर देंगे सी। उसके बाद में क्या है ए आता है 1 नंबर पर, इसमें भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। 3 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है सी, तो यहाँ पर हम भर देंगे सी। फिर क्या है डी, डी आता है 4 नंबर पर, 4 के अंदर भी +2 करेंगे तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एफ, तो यहाँ पर हम भर देंगे एफ। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित अक्षर होंगे सी, सी, एफ। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो हाँ सर सी, सी, एफ ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य को, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य को, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य को और ऑप्शन डी है उड़ीसा राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी है केरल राज्य, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर राज्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणीय राज्य है केरल। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लवण जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि वे क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल बनाते हैं, ऑप्शन बी है क्षार बनाते हैं, ऑप्शन सी है आयन बनाते हैं और ऑप्शन डी है गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लवण जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि वे आयन बनाते हैं। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है? तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूषिका ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन डी है यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि मानव शरीर में यकृत ग्रंथि पित्रस स्रावित करती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इस प्रश्न का आंसर सभी अभ्यर्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भीमा परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भीमा परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं या फिर इस क्लास के अंदर आगे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नीदरलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नीदरलैंड देश की मुद्रा का नाम है यूरो। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 1 से 2 प्रश्न मुद्राओं से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्लोरोफिलिया हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्लोरोफिलिया हरित लवक में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है रतौंधी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार पूछ लिया जाता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखना स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखना
रखना, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, और इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए पारद थर्मामीटर से, ऑप्शन बी है गैस थर्मामीटर से, ऑप्शन सी है पायरोमीटर से, और ऑप्शन डी है रंगीन थर्मामीटर से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को पायरोमीटर यंत्र से निर्धारित किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत सरकार द्वारा महिला स्वाभिमान अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 2018 में, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2018 में, ऑप्शन सी है 29 जनवरी 2018 में, और ऑप्शन डी है 27 जनवरी 2018 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत सरकार द्वारा महिला स्वाभिमान अभियान 27 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी है अशोक को, और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्न में से बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।